Hello guys, welcome to my channel where you will get all the financial awareness you will ever need. आज का हमारा हॉट टॉपिक है रीट्स। क्यों है बता रहा। बहुत टाइम पहले की बात नहीं है ये। कुछ टाइम पहले ही मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिस पे मैंने बात की थी कि रीट्स और इनवाइट्स पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आप उसे कैसे सर्च कर सकते हो और कौन कौन से रीट्स और इनवाइट्स हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। ठीक है। देन देयर आई गॉट अ कमेंट कि एक डिटेल वीडियो रीट्स और इनवाइट्स पे हो तो इट्स गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट, कि हमको पता चले कि हमको रियल एस्टेट एक्सपोजर आखिर मिलेगा कैसे, ये काम कैसे करते हैं। तो हेयर इज़ द वन। बेसिकली ये वीडियो दो वीडियोस लेक्चर्स होंगे। पहला रीड्स का, दूसरा इनवाइट्स का। मैं एक में क्लब नहीं कर सकता, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं सेपरेटली बना रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ। रीड्स एज द नेम सजेस्ट कि एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है जो फॉर्म करता है, जो एक कंपनी फॉर्म करती है। कब फॉर्म करती है, कैसे फॉर्म करती है, सब बता रहा। बस जुड़े रहना आखिरी तक, बहुत मज़ा आएगी। बहुत कुछ अलग अलग जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। सी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक कंपनी फॉर्म करती है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंडर आता है। ठीक है। अब ये कंपनी ट्रस्ट बना के एक प्रॉपर्टी को ओन करती है, मैनेज करती है और फाइनेंस करती है टू जनरेट इनकम। ठीक है। वो इनकम कैन बी रेंटल, ठीक है, लीज्ड इनकम और आपकी मैनेजरियल इनकम। तो वो आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज से आती है। इसका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होता है एंड बहुत स्लाइड सा परसेंटेज थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहता है टू मिटिगेट सम रिस्क। ठीक। इसका जो मॉडल होता है ये म्यूचुअल फंड को थोड़ा अलाइन करते हुए चलता है। जैसा कि म्यूचुअल फंड में हमारे पास बास्केट होती है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास पे इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही रियल एस्टेट में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड रीट्स होते हैं जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। अब ये पैसा कैसे उठाते हैं, ये इन्वेस्ट कैसे करते हैं। जैसा कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं छोटी छोटी एस के फॉर्म पे, वैसे ही हम रीट्स में भी हम छोटी छोटी एस के फॉर्म में या फिर एक लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि फिर एक फंड क्रिएट होता है एंड वो फंड आगे जाके एक प्रॉपर्टीज़ में, लैंड्स में और क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, रोड्स, टावर्स, इन सब चीज़ों में जाके इन्वेस्ट होता है, जो कि फिर हमको इनकम जनरेट करके देती हैं। अब रीट्स का सारा पैसा तो डिविडेंड एज अ डिविडेंड नहीं जाता, पूरा का पूरा इज़ लाइक कि हमको एलोकेट होता है कहने पे, पर एक कुछ छोटा सा स्लाइड परसेंटेज थोड़ा सा रह जाता है जो कि ये एक्सपेंशन के टाइम पे काम आता है। अब रीट्स कंसिस्ट क्या करते हैं, वो अपार्टमेंट्स हो गए, कॉम्प्लेक्सेस हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाइक कि फाइबर केबल्स हो गई, आपके पाइपलाइंस हो गए, तो इन सब पे रीट्स का बोलबाला है। ठीक है। देन हम आते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। रिक्वायरमेंट बेसिकली बहुत सिंपल सी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती नहीं है। देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मैंने इनको सिंपल वे में लिखने की कोशिश की है। ठीक है। इनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रस्ट फॉर्म करना होता है जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर आता है 1882, एंड इनको सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है। इनकी 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट भी लाइक की इनकम जनरेटिंग होनी चाहिए, जो कि एज द प्रॉपर्टी कमर्शियल, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक। और 20% हमारा अदर इन्वेस्टमेंट में जाता है एंड 10% हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाता है। अदर इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गए, जैसे आपका डेट हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, हम इसका भी थोड़ा सा एक्सपोजर ऐड कर देते हैं क्योंकि हमको रिस्क थोड़ा सा मिटिगेट करना है। हम रिस्क मिटिगेट करने के लिए ही ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू फुल्ली कंस्ट्रक्टेड एंड फिनिश्ड प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चीप मिलती हैं, तो उसमें इन्वेस्ट करने पे ग्रोथ पर्सपेक्टिव और इनकम पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए हम उसमें अपना कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कम परसेंटेज इसलिए है कि उसमें रिस्क फैक्टर भी रहता है कि इफ़ वो प्रॉपर्टी फुल्ली फिनिश नहीं हो पाई तो इसलिए हम उसमें अपना थोड़ा सा कम परसेंटेज एलोकेट करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में हो सकती है। और अब आती है हमारा सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट रीट्स का, कि जो 90% ऑफ द इनकम होती है वो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड अलॉट कर दी जाती है। ठीक है। ये रूल्स हैं जो कि उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। 90% ऑफ द इनकम जब उनको अलॉट होती है, इसीलिए रीट्स साल में 4 बार आपको डिविडेंड दे पाते हैं, नहीं तो साल में 2 बार देते हैं। एंड इट वॉज अ हैंडसम अमाउंट, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छा खासा निकल के आएगा। और इनको अपना असेट बेस मिनिमम 500 करोड़ का रखना पड़ेगा। ठीक है। एंड ये जो इनका नेट एसेट वैल्यू है ये अपने साल में 2 बार ये डिस्क्लोज करेंगे। एंड रीट्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना मैंडेटरी है।
तो ये तो रिक्वायरमेंट्स थे। अब आते हैं प्रोज के बारे में। सी प्रोज में ऑलमोस्ट अच्छी अच्छी चीज़ें रहती हैं, बट जो बिहाइंड द सीन वाला काम होता है आई विल ट्राई टू कवर देम, पर मैं एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा उनको। सी लिक्विडिटी रहती है कि आप एक तो कैश मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कभी भी अपना पैसा बाहर निकाल सको, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है कि आप अगर इक्विटी में आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है तो आप रियल एस्टेट एक्सपोजर लेना चाहो, जैसा कि अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि इनका मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनका रियल एस्टेट में रहता है, तो ऐसे आपको रियल एस्टेट एक्सपोजर मिल जाएगा जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ थोड़ा सा सब्जेक्टिव टॉपिक आ जाता है, इसके ऊपर बात अगर करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग तो इनको अब साल में 2 बार अपने नेट एसेट वैल्यूज़, अपने रिपोर्ट्स को दिखाना होता है, पर होता है ना थोड़ा सा ऑडिटिंग के टाइम पे या फिर थोड़ी सी ब्राइबरी ये सब चल जाती है, तो चीज़ें थोड़ी सी हेर फेर हो जाती हैं। ठीक, स्टेबल कैश फ्लो रहता है डिविडेंड्स के थ्रू, आपको डिविडेंड पूरे साल भर आते हैं, तो आपके पास पैसिव इनकम जनरेटिंग का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, पर इनको तो मैंडेटरी रूल लिखा गया है कि आपको 90% ऑफ योर इनकम अपने शेयर होल्डर्स को देनी है। अट्रैक्टिव रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न्स, इट जस्ट कि आप प्रॉपर्टीज़ में लगा रहे हो तो जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ का प्राइस ग्रो करेगा वैसे वैसे ही आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो भी ग्रो करेगा। पर यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो कि मैं कॉन्स में कवर करूँगा क्योंकि वो प्रोज में आ नहीं सकता। तो कॉन्स पे यहाँ पे मैं सीधे उसी की बात करूँगा कि लो ग्रोथ आ जाता है। लो ग्रोथ किस लिए आ जाता है? किसी 90% ऑफ द इनकम इज़ अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, इज़ गिवन टू शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है ना कि यार हमारे पास 10% ही बच रहा है ग्रो करने के लिए, तो हम उसको कहाँ कहाँ लगाएं, क्योंकि वहाँ हमें एक्सपेंसेस भी अपने सारे देखने हैं कंपनी के, ठीक है, ऑलराइट। देन उसके बाद हमको थोड़ा सा रीट को ग्रो करने के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो जब अब तक अपना पैसा और ज़्यादा नहीं डालेगा, जब तक और अच्छा चंक नहीं आएगा मनी का, तो फिर और रीट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, मतलब और रीट्स आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जिससे जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव होता है ना आपका, जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स, वो थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। पर आपको पैसिव रिटर्न्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट कर देता है। इट्स बेटर कि आप इक्विटी और रियल एस्टेट का दोनों का पोर्टफोलियो बैलेंस लेके चलो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। डिविडेंड्स आर टैक्स एज रेगुलर इनकम। सो ये कौन सा आ जाता है कि जो आपके डिविडेंड्स होते हैं अगर आप एक किसी टैक्स स्लैब में फॉल कर रहे हो तो वो आपके रेगुलर इनकम के जो भी स्लैब होता है उसके अंडर आएंगे, तो आपको उतना परसेंटेज तो पे करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहता है, तो यहाँ पे मार्केट रिस्क तो अंडरस्टूड है कि इन्वॉल्व रहेगा ही, कि अगर मार्केट ने थोड़ा सा बुरा परफॉर्म किया, कि रियल एस्टेट सेक्टर ने थोड़ा सा बुरा परफॉर्म किया, तो उसका इम्पैक्ट आपके रीट्स में भी आ जाएगा, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रैक करते हो तो उसके पिटफॉल्स आपको रीट्स में भी थोड़े से देखने को मिलेंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि मैनेजमेंट कॉस्ट और ट्रांजैक्शन फीस आती है, तो हमारे पास एक 10% ही ब्रैकेट रहता है कि हमको उसी में सब कवर करना है। तो वो 10% भी लाइक कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम क्लाइंट से भी चार्ज होता है, कभी कभार, नॉट बेसिकली एवरी टाइम वाला। तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर कर जाती हैं। हाँ, एक वार्निंग और बोलूँगा कि अगर रीट आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है एंड समवन इज़ ऑफरिंग यू कि सर ये रीट है एंड हम इसको बहुत जल्दी ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराएंगे, कोई भी बड़ी कंपनी हो जानी मानी, वो किसी का भी नाम ले, नेवर इन्वेस्ट इन दैट। जब तक रीट स्टॉक मार्केट में लिस्ट ना हो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट, इट कैन बी ए स्कैम। तो इससे अच्छा है, इससे बेटर है कि आप लोग एक क्या बोलते हैं लिस्टेड वाले में आप इन्वेस्ट करो, कि कम से कम आप फ्रॉड से बच जाओ। सी मार्केट रिस्क वो कुछ टाइम तक चलेगा, इसलिए कि 2-3 महीना ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, वो आप फिर बाद में अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो एवरीथिंग इज़ इन गुड फेज, ठीक है। बट इस अगर स्कैम से बचना है तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं कि सर ऐसे नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा। बट जस्ट बी अवेयर कि एक बार उसके बारे में एक अच्छी सी स्टडी कर लो, देन उसके बाद उस पर इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेटर। थैंक यू गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अवेयर। बाय बाय।